अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। नवंबर का महीना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अवेयरनेस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट महीना है। WHO, USA, यूरोप और बाकी दुनिया में ये महीना जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अवेयरनेस के हवाले से मनाया जाता है। तीसरा हफ़्ता नवंबर का यूजुअली इसके लिए मुख्तस किया जाता है। इस साल ये जो हफ़्ता था वो था 18 नवंबर से 24 नवंबर तक, जिसमें ये कोशिश की जाती है कि इस अवेयरनेस के हवाले से ज़्यादा कैंपेन की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस अवेयरनेस को पहुंचाया जाए। एंटीबायोटिक के हवाले से पहले भी काफ़ी मरतबा बात हुई है। ये ऐसी ड्रग्स हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ होती हैं। ये एक बहुत ही एक मिसकंसेप्शन है कि हर फ्लू, कफ, कंजेशन में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है वो, जिसके बारे में अभी बात करूँगा, ज़रूरी नहीं होता। और वायरसेस के हवाले से एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ होती हैं। और हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ दिस वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके लिए जो है वो फिजिशियन और मेडिकल प्रोफेशनल से ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों ये ज़रूरी है कि इस रेजिस्टेंस को आम लोगों तक इसके बारे में अवेयरनेस पहुंचाई जाए? उसकी वजह यह है कि एंटीबायोटिक का यूज़ बेइंतहा हो रहा है, विदाउट एनी इंडिकेशन हो रहा है, स्पेशली पाकिस्तान में जहाँ पे ड्रग कंट्रोल की कोई अथॉरिटी नहीं है। एंटीबायोटिक के यूज़ के ऊपर कोई किसी किस्म का जो चेक नहीं है, तो हर बंदा अपनी मर्ज़ी से यूज़ करता है। एक दो छींके आने से यूज़ करना शुरू कर देते हैं लोग वहाँ पे। तो उस वजह से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। और WHO की तरफ से ये बताया गया है कि अगर ये इसी तरह ये रेजिस्टेंस जारी रही तो शायद कुछ सालों में इन अ डेकेड और सो हमारे पास जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि हो सकता है कोई ड्रग बचे ही ना उनको ट्रीट करने के लिए। और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो ये है कि एंटीबायोटिक आप किस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ यूज़ कर रहे हैं। अमंग द इंडिकेशंस क्या हैं कि किस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ आप यूज़ कर रहे हैं और उसका कोर्स ऑफ ड्यूरेशन क्या है, कितने अरसे के लिए आपने वो एंटीबायोटिक यूज़ करनी है। तो बहुत देखा गया है कि लोग जो है वो, जैसे मैंने कहा कि कॉमन फ्लू, कॉमन कोल्ड के लिए एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं और सिर्फ 2 दिन के लिए एंटीबायोटिक ले ली, तो इससे फ़ायदा नहीं होता, इससे बल्कि नुकसान होता है। होता क्या है कि जब ये बार बार आप लेते रहते हैं एंटीबायोटिक शॉर्ट कोर्स के लिए, तो वो जिन बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इसने एक्ट करना होता है उनमें म्यूटेशन हो जाती है और वो फिर रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है वहाँ पे। तो इंडिकेशंस के हवाले से, जैसे मैंने पहले कहा, कि बहुत ज़रूरी है कि आपकी सही तशख़ीस हो कि किस ऑर्गेनिज़म के ख़िलाफ़ एंटीबायोटिक आप यूज़ कर रहे हैं और दूसरे नंबर पे उसका ड्यूरेशन क्या है, या फिर अगर ये एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही तो उसके लिए अल्टरनेटिव्स आपके पास क्या हैं। हर एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये मैं सबको बताना चाहूँगा। और जैसा कि बाकी भी फिजिशियन बताते हैं, एंटीबायोटिक्स जो हैं वो इट कैन लीड टू वॉमिटिंग, डायरिया, और उसके बाद रैश होता है, और उसके बाद बाकी भी साइड इफ़ेक्ट्स इनके होते हैं। लिवर के ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आपके किडनीज़ के ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट किस्म के जो रिसेप्टर्स हैं उनको एंटीबायोटिक जो है वो इधर इनहिबिट दैम, और या फिर उनको पोटेंशिएट, उनका एक्शन को कर देती हैं। तो दूसरी मेडिकेशन अगर आप ले रहे हैं तो उनकी वजह से भी आपके लिए साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक जो हैं वो रिएक्ट कर सकती हैं विद डिफरेंट अदर मेडिकेशंस एज वेल, या फिर उनका जो मेटाबॉलिज्म है उसको वो ज़्यादा कर देती हैं। तो इसलिए बार बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम अपने आप को रिमाइंड करवाएं कि एक्चुअल इंडिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड its duration is very very important, and everything is not treated with antibiotics. That is the most important thing. जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारे सोसाइटी में, स्पेशली पाकिस्तान में, जो कि लोग खुद अपने आप को ट्रीट करते हैं, सेल्फ ट्रीटमेंट और सेल्फ डायग्नोसिस बहुत ही आम है। उसकी वजह ये हो रही है कि लोगों की एक्सेस शायद नहीं है फिजिशियंस के पास, या फिर एक किस्म का एक बैरियर है बिटवीन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड पेशेंट्स। तो लोग जो है ना अपनी मर्ज़ी से यूज़ करते हैं, या फिर ये कि अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकेशन बहुत आम है। जैसे ड्रग स्टोर हर जगह पे बने हुए, हर ड्रग स्टोर पे जो मेडिसिन देने वाला बंदा बैठा हुआ है, जो वहाँ पे डिस्पेंसर्स होते हैं, डिस्पेंसर्स भी नहीं होते, वो वैसे 2 महीने कहीं काम करते हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से लोगों को वो मेडिसिन दे रहे होते हैं। ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। कभी भी आप एंटीबायोटिक के ऊपर रेजिस्टेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे।
और इंडिकेशंस के हवाले से तो पता ही नहीं है कि जनाब हमने कौन सी एंटीबायोटिक किस मर्ज़ के लिए यूज़ करनी है। मैं बहुत माजरत के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि इवन फिजिशियंस जो है हमारे, स्पेशली जनरल प्रैक्टिशनर्स, और बाकी भी ऐसी प्रिस्क्रिप्शन सामने आती हैं कि जो कि अजीब सी होती हैं, जिसमें सिर्फ नाम बदल के एक बंदे ने एक एंटीबायोटिक दिया, एक डॉक्टर ने एक एंटीबायोटिक दिया, वो लोग दूसरे के पास चले जाते हैं सेकंड ओपिनियन के लिए मे बी, और वो सिर्फ नाम चेंज कर देता है और साल्ट वही होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है मेरा ख्याल है इस रेजिस्टेंस को आम करने में। अच्छा, बाकी कंट्रीज़ में क्या है, यूरोप में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, यूएसए में क्या है कि एंटीबायोटिक जो है यू कैन नॉट गेट विदाउट प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है जी, तो यही मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट एक पाथवे है कि जिसकी वजह से आप इसके ऊपर पाबंदी लगाएं कि हर बंदा इसको ना ले सके, और अगर किसी को ज़रूरत हो तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से वो ओपिनियन ले। और वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल को भी पता होना चाहिए कि जनाब आपकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए एंटीबायोटिक कौन सी हैं, ईयर इन्फेक्शन के लिए कौन सी एंटीबायोटिक है, साइनोसाइटिस के लिए कौन सी है, फ्रेंजाइटिस के लिए कौन सी है। इसी तरह डिफरेंट इंडिकेशंस हैं हर एंटीबायोटिक की। ठीक है जनाब, एक प्रिस्क्रिप्शन मैंने देखी एक पेशेंट की, उन्होंने मुझे कॉल की पिछले कुछ 2-3 महीने पहले, बहुत हैरानगी हुई, यकीन करें। वो जीआई का कोई मसला था, आफ्टर ऑपरेशन कॉन्स्टिपेशन वगैरह इस तरह का। तो यकीन करें वो प्रिस्क्रिप्शन दे के दिमाग मेरा घूम गया। उसमें जी उन्होंने सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी दी हुई थी, उसमें एंटी फंगल भी दिए हुए थे, और उसमें एंटी पैरासिटिक भी उस पेशेंट को दिए हुए थे, और साथ साथ उसको कॉन्स्टिपेशन की मैनेजमेंट के लिए भी सब कुछ दिया हुआ था। तो और वो सारी जो ड्रग्स थी वो 2 से 3 एफसीपीएस फिजिशियंस ने लिखी हुई थी। तो इससे मैं बहुत जो है ना वो माजरत के साथ ये बात करने की जसारत कर रहा हूँ कि जो हमारे फिजिशियंस हैं उनको अपनी सीएमई पे लाजमी तवज्जो करनी चाहिए, और जो इंडिकेशंस हैं एंटीबायोटिक की वो आपके दिमाग में बहुत क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इट शुड बी लाइक 1 2 3 कि आप ऑर्गेनिज्म कौन सा ट्रीट कर रहे हैं, और उसके लिए बेस्ट एम्पिरिकल एंटीबायोटिक कौन सी है, और उसका ड्यूरेशन कितना है, और इफ़ दैट इज़ नॉट वर्किंग व्हाट इज़ योर अल्टरनेटिव। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू कैन डू टू प्रिवेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और अगर आप बार बार एंटीबायोटिक्स लेते रहेंगे, 3 दिन के लिए आपने कोर्स किया, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और उसके बाद फिर आपने दोबारा एक सेकंड एंटीबायोटिक शुरू कर दी, तो आप अपने ही साथ, अपने जिस्म के साथ इतने ज़्यादती कर रहे हैं कि जनाब आप रेजिस्टेंस बढ़ाए जा रहे हैं। व्हाट हैपन्स कि अगर आप रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी तो जो एक्सपेंसिव मेडिकेशन है और जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जिसे हम कहते हैं वो भी तब काम नहीं करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नज़ला ज़ुकाम के लिए जनाब अमॉक्सिसिलिन लेते हैं, अगर आपने उसका कोर्स कंप्लीट नहीं किया आप ऑगमेंटिन पे आ जाएंगे, वो कोर्स नहीं कंप्लीट किया आप जनाब 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन पे आ जाएंगे। ये सारी थोड़ी सी मेडिकल की टर्मिनोलॉजी है, ज़ाहिर है ये हमारा जो फोरम है और ये जो बात भी है आम पब्लिक के लिए, लेकिन ये अवेयरनेस ज़रूरी है कि ये मेडिसिन क्या क्या हैं और ये एंटीबायोटिक्स क्या क्या हैं। तो इसलिए जो एट द एंड जो ब्लूप्रिंट है मेरी बात का वो ये है कि एंटीबायोटिक जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ नहीं करें। हर चीज़ के लिए जो एंटीबायोटिक की इंडिकेशन डिफरेंट है, और उनकी जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी डिफरेंट है। तो इसके लिए अपनी मर्ज़ी से आप यूज़ ना करें, अपने फिजिशियन से रब्ता करें, और वहाँ से फिर आप जो है ना आपको सही गाइडलाइन मिले। और फिजिशियंस के लिए जो मेरे कॉलीग्स हैं उनके लिए ये है कि वो अपना जो अवेयरनेस है इस हवाले से बहुत बढ़ाएं कि एम्पिरिकल एंटीबायोटिक की यूटिलाइजेशन को आप ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, इस एफिशिएंसी को आप किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। और इसमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो शायद कभी हमारी सोसाइटी में भी आ जाए, वो ये है कि आपके पास ऑर्गेनिज़म्स कौन कौन से ज़्यादा हैं। उसको हल करने का तरीका यही है कि लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, या इस तरह जो एक रीजनलाइजेशन के लेवल पे आपके पास अगर लैब्स हों जो कि आइडेंटिफाई करें कि इस एरिया में कौन सा ऑर्गेनिज़म कॉमन है और उसके लिए हम एम्पिरिकल एंटीबायोटिक कौन से यूज़ कर सकते हैं, तो दैट वुड बी वन ऑफ द साइंटिफिक वे टू डिक्रीज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। बहरहाल कोशिश हमारी तो यही है कि हम बात करते रहें, अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलाते रहें, और लोगों से ये रिक्वेस्ट करते रहें कि सेल्फ़ डायग्नोज अपने आप को ना करें, और अपने फिजिशियंस के ऊपर एतबार करें और उनसे रब्ता करें अगर आपको ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। आपसे गुजारिश यही है कि इस मैसेज को आम करें, जो कि ये सब के लिए ज़रूरी है, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए या जो एजुकेशनल जो बैकग्राउंड वाले लोग हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है, आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।